नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। प्लेन क्रैश पर नागरिक उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 650 फीट के बाद विमान ऊंचाई छोड़ने लगा था। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद ही विमान क्रैश हुआ। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर हादसा हुआ। पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी थी। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने ATC को, अहमदाबाद ATC को, उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी, और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। यह एक AIC 171 एक। और चलिए एक और अहम जानकारी की तरफ रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कनाडा के लिए काना नासिकिम की यात्रा करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे PM मोदी। 16 से 17 जून को कनाडा के काना नासिक में बैठक होगी। ऊर्जा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। G7 देशों के नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान होगा। द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि राज्य के गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ गांधीनगर स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस की पूरी गुजरात टीम पिछली 2 रातों से बिना रुके अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों के DNA सैंपलिंग के कार्य में जुटी हुई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये सभी मृतकों की शिनाख्त सटीकता से हो सके, ताकि उनके परिवारों को जल्द से जल्द उनके परिजनों के शव सौंपे जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार से भी बड़ी संख्या में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद मांगी गई थी, जो अब मौके पर पहुंच चुकी है और राज्य की टीम के साथ मिलकर सैंपलिंग और पहचान की प्रक्रिया को गति दे रही है। हर्ष संघवी ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक
साइंस लेबोरेटरी में अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खास तौर पे फॉरेंसिक साइंस की पूरे गुजरात की टीम जो पिछले 2 रातों से सोए बिना रात दिन एक करके जल्द से जल्द सभी परिवारों के डीएनए मैच के लिए काम कर रही है। कुल मिला के भारत सरकार से भी बहुत बड़ी संख्या में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद यहाँ पे भेजी गई है। उसी के साथ गुजरात सरकार के भी 36 जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट लगातार दिन रात इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 घंटे की साइकिल्स के बाद ये मैच किए गए जो नंबर्स हैं वो तात्कालिक सिविल हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। मैं अभी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पे एक डिटेल्ड बैठक हुई है और इसके बाद हम अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे भी इसी प्रकार से रात दिन काम चल रहा है। वहाँ विजिट के बाद टोटल ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया और ज़्यादा। तो चलिए अब रुख करेंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली में आयोजित एक संस्थानिक मध्यस्थता सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए आया हूं, लेकिन हम सभी का ध्यान इस वक्त अहमदाबाद में हुई दर्दनाक विमान दुर्घटना की ओर गया है। मेघवाल ने कहा कि इस मानविक त्रासदी में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी गंभीर संवेदना और शोक प्रकट करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस हादसे की गहराई से जांच करवा रही है और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। सम्मेलन में मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ संवेदना प्रकट करेंगे ताकि सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए स्थागत और तकनीकी स्तर पर मजबूत कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी पारदर्शिता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। आया हूँ। हमने जो प्लेन में हादसे में जो यात्री जो हमारे बीच में नहीं रहे उनकी संवेदना भी प्रकट की है, लेकिन अभी कॉन्फ्रेंस का विषय आर्बिट्रेशन की कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। हमने जो प्लेन में हादसे में जो यात्री जो हमारे बीच में नहीं रहे उनकी संवेदना भी प्रकट की है, लेकिन अभी कॉन्फ्रेंस का विषय। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जन्म 1947 में एक ही तारीख को हुआ था, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर गया था तब कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि हाल ही में हुए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारी बेटियों और बहनों का सिंदूर मिटाया गया, उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए हमने उन आतंकवादियों को नष्ट करने का संकल्प लिया और इसी भावना से हम अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत अब हर मोर्चे पर सशक्त और निर्णायक भूमिका में है, चाहे वो आर्थिक विकास हो या राष्ट्र की सुरक्षा। उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों की साहसिक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि देश की बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने वरिष्ठ नेता मंगली लाल मंडल को पार्टी का नया बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें एक अनुभवी और जनप्रिय नेता बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंगनी लाल मंडल ऐसे नेता है जिन्होंने वर्षों तक हमारे पिता लालू यादव के साथ मिलकर कार्य किया है। वे जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को उठाने वाले और समाजवादी विचारधारा को मजबूती देने वाले नेता रहे हैं। तेजस्वी ने भरोसा जताया कि मंडल की अगुवाई में पार्टी को बिहार में नई दिशा और संगठनात्मक मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से आरजेडी का जनाधार और सामाजिक न्याय की लड़ाई और अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मंगली लाल मंडल की नियुक्ति आगामी चुनावों के मद्देनजर पार्टी के लिए रणनीतिक रूप से अहम साबित हो सकती है। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी प्रस्तावक मंगनीलाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है। तो भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक पल की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर भेजने वाले एग्जॉम 4 मिशन की लॉन्च तिथि अब 19 जून निर्धारित की गई है। इससे पहले तकनीकी कारणों के चलते मिशन को स्थगित किया गया था, लेकिन अब स्पेस एक्स टीम ने सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया है। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि शुभांशु शुक्ला का ये मिशन भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और वैश्विक साझेदारी में एक अहम कदम है। तो वहीं नगर निगम सदन की दूसरी बैठक में शहर के समग्र विकास को गति देने वाले 52 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक की अध्यक्षता मेयर सुमन बहनमी ने की और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी इसमें उपस्थित रहे। अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की निर्बाध सेना सुनिश्चित करने के लिए 2 चरणों में टेंडर लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए 1.25 करोड़, लाल डोरा संपत्तियों को मालिकाना हक, निगरानी समितियों, नवीन वार्ड कमेटियों और पार्कों के रखरखाव व सौंदर्यीकरण से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। सीवरेज और जलापूर्ति की समस्याओं के समाधान के लिए 186 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें यमुनानगर और जगाधरी में कुल 134 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और एक STP भी बनेगा। बैठक के अंत में विधायक अरोड़ा ने संत कबीर के दोहे सुनाकर अधिकारियों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की प्रेरणा दी है। मेयर ने गुणवत्ता और समयबद्धता की प्राथमिकता दोहराई। हमारे 52 मुद्दे थे जो विशेष रूप से रखे गए थे। पिछले मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की गई जो अधूरे रह गए थे और नेक्स्ट मुद्दों के लिए हमने टाइम भी निर्धारित किया है कि इस टाइम के अगली जैसे हमारी मीटिंग रहे उसके अंदर वो मुद्दे कंप्लीट हो सके, चाहे वो स्वच्छता का है, नालियों का है या साफ़ सफाई का है। आने वाले बरसात के समय में हमारे नालियाँ ठीक हों, नालों की सफाई प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसके ऊपर हमने विचार विमर्श किया है और सभी एजेंडों को हमने कमिश्नर को और अपने अधिकारियों को दिया है ताकि वो तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर कार्य कर सकें। हमारे 52 मुद्दे थे जो विशेष रूप से रखे गए थे। पिछले मुद्दों के ऊपर भी चर्चा की गई जो अधूरे रह गए थे। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ओडिशा में CRPF जवान की IED विस्फोट में मौत हो गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 134 बटालियन के ASI सत्यभान कुमार सिंह शहीद हुए हैं। IED ब्लास्ट में जवान के पैर में चोट लगी। गंभीर हालत में राउरकेला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर वे शहीद हो गए। CRPF जवान की शहादत को लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वहीं बोकारो जिले के चीराचास थाना क्षेत्र स्थित वसुंधरा कॉलोनी के अलीशा अपार्टमेंट में कबड्डी चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़ित गुंजन कुमार सिंह ने बताया कि वे घर में अकेले थे, जबकि उनके परिजन गर्मी की छुट्टियों में बाहर गए हुए हैं। गुंजन बाहर घूमने के लिए निकले, लेकिन जब वे वापस लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा खुला पड़ा था। घर के भीतर जाने पर उन्होंने पाया कि अलमारी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच में सामने आया कि चोर घर से लगभग 5 लाख के सोने के गहने और नगद राशि चुरा ले गए।
हालांकि जल्दबाजी में चोर कुछ चांदी के बर्तन और एक मोबाइल बॉक्स में रखे 25,000 रुपए छोड़ गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही चीराचास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। इलाके में इस तरह की दिन दहाड़े चोरी से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई और वे पुलिस से गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आया तो देखा घर में ताला बंद नहीं था, खोला तो फिर मैं देखा कि मुझे लगा कि मैं भूल गया ताला बंद करना, तो फिर फोन करके अंदर घुसा तो देखा अंदर आके देखता हूँ तो अलमारी टूटा पड़ा है, सारा सामान सब बिखरा पड़ा। कितना का चोरी हुआ होगा? लगभग 5 लाख से ऊपर है। और देख रहे हैं कि कुछ सामान छूटा भी हुआ। हड़बड़ी में लग रहा है सर, 2-3 बार चांदी का कटोरी था वो देख रहे हैं छूटा हुआ है, कुछ फोन का मोबाइल का डब्बा में कैश भी था तो छूट गया। उन लोग का अंदाजा नहीं लगा कि मोबाइल के डब्बे में कैश भी हो सकता है। ये कौन जगह है? ये वसुंधरा कॉलोनी चीराचास अलीसा अपार्टमेंट। अच्छा, और लोग नहीं थे क्या घर में? नहीं, सभी गर्मी छुट्टी में। हाँ, क्या हुआ है? चोरी की सूचना के मिलने के उपरांत मैंने आलिशा अपार्टमेंट में जिसका जांच करने आया हूँ। क्या लग रहा है कितना का चोरी हुआ होगा? अभी तो हमको कोई अभी आकलन नहीं है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पुणे के सुख सागर नगर स्थित एनके सोसाइटी परिसर में शनिवार को एक तेज रफ्तार वैगनार कार ने 21 वर्षीय युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल बना दिया। मृतका की पहचान श्रेया गौतम येवले के रूप में हुई है, जो शीतल हाइट्स खंडोबा मंदिर के पास कोंडवा गांव इलाके में रहती है। वो किसी काम से एनके सोसाइटी परिसर में आई हुई थी, तभी ये घटना अचानक घटी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कार चालक सतीश गुरुनाथ होनमाने को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में कार की गति काफी तेज बताई जा रही है, जिसके कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह हादसा हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक नियंत्रण उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घटे। हमारे दर्शन शास्त्र में जीवन को सबसे बहुमूल्य धन माना गया है, लेकिन इसकी मियाद कब पूरी हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना 12 जून 2025 को अहमदाबाद में घटी, लेकिन इस घटना से क्या सब कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर भी हम आपके सामने तमाम तस्वीरें पेश करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले रुख करते हैं उन तस्वीरों की ओर जो इससे पहले भी हादसे का शिकार बन चुके हैं और उसकी गवाही दिखाते हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं वो तमाम घटनाएं जो एयर इंडिया और एयरलाइन से जुड़ी हुई हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेडे कॉल भेजने के तुरंत बाद एटीसी से संपर्क टूट गया। विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और आग की लपटें देखी। राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 दमकल गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर भेजी गई। वहीं विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिसके पास 8200 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था, और सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, विमान के नियंत्रण में थे। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में गंभीर घटना के रूप में दर्ज हो गया है। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और नागरिक उड्डयन मंत्री से हादसे की जानकारी ली। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। एयर इंडिया ने हादसे की पुष्टि करते हुए परिवारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया है। वहीं भारतीय विमानन महानिदेशालय और ब्रिटिश सरकार ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और जांच में सहयोग की पेशकश की।
अब अगर इस हादसे से पहले भारत में कितने एयर क्रैश हो चुके हैं और उनमें किस एयरलाइंस के सबसे ज्यादा प्लेन शामिल है, तो ये आपको बता दें कि 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया की फ्लाइट 855 मुंबई के समुद्री तट पर क्रैश हो गई। दरअसल कॉकपिट में एक उपकरण खराब होने के कारण कप्तान दिशा भटक गया और विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 21 जून 1982 को वो मनहूस दिन एक बार फिर आया, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 403 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश और खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 क्रू मेंबर और 15 यात्रियों समेत 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 94 लोग सुरक्षित बच निकले थे। फिर 19 अक्टूबर 1988 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113 जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 130 लोगों की मौत हुई। फिर 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 बेंगलोर एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में भी 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 16 अगस्त 1951 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 257 इम्फाल में लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 69 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिर 26 अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 451 पायलट की गलती और सड़क यातायात नियंत्रण की विफलता के कारण हादसे का शिकार हुई और 55 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई और 349 लोगों की मौत हो गई। फिर 17 जुलाई 2000 बिहार की धरती पटना की वो एयरलाइंस एयर की फ्लाइट जिसमें सवार 55 लोगों और जमीन पर 5 लोगों की मौत हुई। 22 मई 2010 को भी ऐसी ही घटना घटित हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 जो दुबई से मंगलुरु जा रही थी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 24 से आगे निकल गई। इस भयावह दुर्घटना में 158 यात्रियों की जान चली गई और केवल 8 लोग ही जीवित बच सके। इसके बाद एक बार फिर 7 अगस्त 2020 को दुबई से कोझीकोड जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गई। बोइंग 737-800 विमान 4 टुकड़ों में बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 लोग सुरक्षित बचे थे। इन सभी भयावह घटनाओं के बाद आज एक बार फिर वही काला दिन हिंदुस्तान के सामने आया है, जिसे देश के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जा रहा है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान उड़ान भरते ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।